हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों की जो अभी आपके रिसेंटली एग्जाम हुए थे 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के उन एग्जाम के पेपर के सोल्यूशन। तो उसमें हम आपको 4 वीडियोस पहले ही देख चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए 5वां वीडियो और 5वें प्रश्न जो कि आपका होता है सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर का फुल सोल्यूशन के बारे में। 1 से लेकर 40 तक जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जानते हैं आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है वो 1 से 3 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन आपका वस्तुनिष्ठ का सेक्शन होता है, उसमें 1 से लेकर 15 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। दूसरा सेक्शन होगा आपका अति लघुत्तरी वाला, उसमें आपके 15 एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। और तीसरा सेक्शन होगा लघुत्तरी का, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है, जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो किसकी है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा स्वामी दयानंद सरस्वती का, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो आपकी जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो रचना है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहले क्वेश्चन का वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश है वो किस लैंग्वेज में है। वो है हिंदी भाषा में। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। क्या है दूसरा क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है आपका साइमन, ऑप्शन नंबर 2 है जनरल डायर, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? जनरल डायल। इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया, ये हमसे पूछा गया। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 1946, दूसरा है 1930, तीसरा है 1942 और चौथा है 1932। तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1942 से। तो इस क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्या है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है आगरा, ऑप्शन नंबर 3 है वाराणसी और ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है, यानी कि इलाहाबाद में। इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही है। लेकिन इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ हमारी लखनऊ में भी स्थित है, लेकिन लखनऊ को ऑप्शन में नहीं दिया गया जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे रखा है लुधियाना, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन में जगह है, इंग्लैंड में। मैनचेस्टर वहां पर जो मेन काम होता है वो कपड़े का होता है। तो अपने यहाँ वर्ल्ड का अगर मैनचेस्टर है तो वो कहाँ है? इंग्लैंड में। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर, तो हमारा जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, तो इस क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा मैनचेस्टर है वो है आपका कानपुर। कानपुर कपड़े के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस जगह है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि अशोक चक्र में तीलियां हैं। आपको अशोक चक्र में बतानी है कितनी तीलियां। आपका ऑप्शन दे रखा है 22, 24, 28 और 30। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। कितनी है? 24। अशोक चक्र यानी कि अशोक का स्तंभ है, उसमें एक चक्र था जिसको अब हम इस समय अपने तिरंगे पर अंकित करते हैं। उस चक्र में पूछी थी कितनी तीलियां हैं, उस चक्र में 24 तीलियां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रदूषण के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण और चौथा है ये सभी। तो आपके प्रदूषण में सारे ही टाइप आते हैं, जल, वायु और ध्वनि तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। ये सभी क्या है? ये सभी प्रदूषण के ही प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया।
क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है राजगुरु। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो पहला वाला ऑप्शन सही है और वो है आपका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा वाजिद अली शाह, दूसरा दे रखा तख्ता टोपे, तीसरा है नाना साहब और चौथा है ऑप्शन बेगम हजरत महल। तो 1857 की जो क्रांति है उसका लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल में, बेगम हजरत महल में। इसके अलावा हमारे अगर बरेली की बात करें तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने, इलाहाबाद से लियाकत अली जी थे और आपके जो नाना साहब और तख्ते टोपे थे ये लोग कानपुर से थे, इन्होंने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? यानी कि जो मनरेगा योजना थी वो किस सन में लागू की थी? आपका ऑप्शन है 2003, 2005, 2007 या 2009। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो आपकी मनरेगा योजना थी वो 2005 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपका कर्मा लोक नृत्य है, जो आपका कर्मा लोक नृत्य है वो कहाँ का है, किस जिले का है उत्तर प्रदेश के? आपका ऑप्शन है महोबा का, ऑप्शन 2 है मिर्जापुर का, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रज का या ऑप्शन नंबर 4 सोनभद्र का। तो जो आपका जो कर्मा लोक नृत्य है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें सोनभद्र जिले का है। क्या है? सोनभद्र का है कर्मा लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। आपका ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात करें तो आपका पहला ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसका बिहार। क्या फर्क होता है सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में? तो प्रति वक्त प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो लोगों की संख्या है या व्यक्तियों की संख्या है वो कहाँ की ज्यादा है? वो बिहार की ज्यादा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, अलग बात है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल भी ज्यादा है। लेकिन बिहार में क्या है, जनसंख्या के रेशियो में क्षेत्रफल कम है, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का ज्यादा है। चलिए बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 3:2, दूसरा है 2:4, तीसरा है 5:4 और चौथा है 2:4, 2:3 या 2:3। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3:2। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल नहीं है? अब बात करेंगे ऑप्शन की। सबसे पहला है चाय, ऑप्शन नंबर 2 कपास, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं और ऑप्शन नंबर 4 गन्ना। तो क्या होती है नगदी फसल, इसके बारे में जानते हैं पहले। नगदी फसल ऐसा मतलब जिन फसलों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, खाने पीने और इन चीजों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है, करते हैं तो बहुत कम स्तर पे, मेन उसका उपयोग यही होता है फसल उगा के पैसा कमाना। तो देखिए हमारा जो चाय होती है, चाय का भी काम क्या होता है, एक तरीके से उगाते हैं और उसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरा है कपास, कपास यानी कि जिससे हमारा सूती वस्त्र बनता है, सूती वस्त्र के लिए जो धागे बनते हैं कपास से बनते हैं, तो कपास का भी प्रयोग केवल उगा के पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है। तीसरा है आपका गेहूं, गेहूं का उपयोग हम बेचने से ज्यादा खाने में करते हैं। क्या है, गेहूं को उगाते, हालांकि पैसे कमाना इसका उद्देश्य होता है, लेकिन प्राइमरी जो नीड होती है, इंसान सबसे पहले गेहूं उगाता है और अपने खाने के लिए रखता है, उसके बाद उसे बेचता है। और चौथा है गन्ना, गन्ने का भी हम सीधे सीधे कोई प्रयोग नहीं करते, उगाते हैं और फैक्ट्री में बेचते हैं, चीनी बनाई जाती है। तो चाय, कपास और गन्ना ये तीनों आपकी नगदी फसल है। इसमें कौन सी नहीं है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, गेहूं। गेहूं जो है वो आपकी क्या है, नगदी फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो आपका ऑप्शन पहला दे रखा 10 मार्च 1922,
दूसरा है 5 फरवरी 1922, तीसरा है 27 मार्च 1922 और चौथा है 15 फरवरी 1922। तो आपका जो चौरी चौरा कांड होता है उसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्या है? 5 फरवरी 1922। और इस कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो ये हो गया आपके 1 से लेकर 15 तक के बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे और यहाँ से आप एक अच्छा सा स्कोर कर रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन की तरफ, अतलगोत्री प्रश्नों की तरफ। ये सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के असफलता के 2 कारण बताइए। जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी असफलता के हमें 2 कारण बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला और मुख्य जो कारण था वो क्या था कि निर्धारित तिथि के पूर्व क्रांति का भड़कना। मतलब 1857 की क्रांति थी उसके लिए जो डेट निश्चित की गई थी वो 31 मई की निश्चित की गई थी, लेकिन जो क्रांति थी वो आपके क्रांति जो थी वो 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। तो कोई भी कार्य होगा अगर निश्चित तिथि से पहले स्टार्ट हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता होने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा जो कारण था, क्रांति का जो स्वरूप था वो क्या था? स्थानीय था। मतलब जो हमारी क्रांति थी उस समय की वो केवल मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। उत्तर प्रदेश आपका आ जाता थोड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन और ये पश्चिम बंगाल साइड आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, आपका पूरा उत्तर में जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और दक्षिण भारत वो पूरी तरीके से क्रांति से अछूता रह गया। इस चक्कर में जो आपकी क्रांति थी वो लगभग असफल रही। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताने हैं। तो ब्रह्म समाज हमारा क्या था कि उसके मुख्य सबसे पहला क्या है कि ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी व निराकार है। ब्रह्म समाज का पहला आपका जो था सिद्धांत क्या है कि ईश्वर एक है, वह क्या है? सर्वव्यापी व निराकार है। इसके बाद दूसरा है कि ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। यह भी बात भी सही है कि ईश्वर की जो पूजा है उसका अधिकार वो है वो सभी को होता है। और इसके बाद एक और है आपका कि आत्मा अजर व अमर है। क्या है? आत्मा अजर व अमर है। इसके अलावा कि मानव को अंधविश्वास एवं कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। क्या है कि मानव को अंधविश्वास और कट्टरतावादी सोच को छोड़कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये कुछ उद्देश्य थे, मुख्य सिद्धांत थे ब्रह्म समाज के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है अगला कि जेट धारा किसे कहते हैं। क्या है? जेट धारा किसे कहते हैं? तो जेट धारा हमारा क्या होता है? जेट धारा होती है हमारे की वायुमंडल में जो बहने वाली तेज हवाएं होती है। वायुमंडल में जो तेज हवाएं चलती है और उनका जो मेन रीजन क्या होता है कि ये जो हवाएं है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं जेट धारा। यानी कि वायुमंडल में बहने वाली वो हवाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जेट धारा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम बताने तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो है थारू जनजाति, जो क्या है तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जो पीलीभीत और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का तराई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये जाति पाई जाती है। इसके अलावा आपको वोक्सा है, गोंड है, दुधिया, ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू हुआ था। क्या है? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हो गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। क्या है? पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना समझौता क्या था? तो सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं ने और जो अंबेडकर जी और जो हिंदू नेता थे इनके प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य कुछ समझौते हुए और इसे इन्हीं समझौतों को पूना समझौतों के नाम से जाना जाता है। क्या थे ये समझौते? नंबर 1 ये था कि दलित वर्ग के लिए एक पृथक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित कर दिए गए। मतलब हरिजनों को एक तरीके से आरक्षण प्रदान कर दिया गया। और क्या था? मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा
में 18-18, बंबई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह संयुक्त व्यवस्था को मान्यता दी गई। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ये कुछ पूना के समझौते थे जो अम्बेडकर जी के द्वारा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा हरिजन या दलितों के बीच मध्य किए गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कृषि पर आधारित तो उद्योगों के नाम बताइए। तो जितने भी उद्योग होते हैं मोस्टली कृषि पर ही आधारित होते हैं। फिर भी हम बात करते हैं दो उद्योगों की, तो आपका जो चीनी उद्योग होता है और जो कपड़ा उद्योग होता है। चीनी उद्योग के लिए जो गन्ना होता है वो हमें कृषि से मिलता है। कपड़ा उद्योग के लिए जो कपास होता है वो भी हमें कहां से, कृषि से प्रदान होता है। तो जो उद्योग हो गए आपके चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। यह आपसे पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच में इसका सूत्रपात जो हुआ था वो भारतीय मुस्लिमों के बहुसंख्यक वर्गों ने किया था। गांधी जी ने क्या सोचा कि ये जो आंदोलन है वो हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए उपयुक्त समझा, तो उन्होंने इस आंदोलन का किया समर्थन किया। अब ये हुआ क्या था, मेन बात क्या थी, तो इस आंदोलन का जो मूल सूत्रपात था वो कहां से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और तुर्की ने बीच जब युद्ध हुआ तो वहां पे एक संधि हुई थी, सीवर्स की संधि। और उस संधि में क्या हुआ, तुर्की के जो सुल्तान थे उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। क्या हुआ, तुर्की के सारे अधिकार, सुल्तान थे उनके अधिकार छीन लिए गए तथा तुर्की से उनका जो राज्य था तुर्की उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया। और जो आपके पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम लोग थे वो क्या थे, तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, यानी कि तुर्की के सुल्तान को धर्मगुरु मानते थे। तो जब किसी भी धर्म के गुरु के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन हो जाता, कुछ भी होता, तो उस धर्म के लोग क्या हो जाता, थोड़ा आक्रोशित हो जाते हैं उस जिसने भी इसे काम किया होता है। तो वही कंडीशन हुई पूरे देश संसार भर के मुस्लिमों में, एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो इस चक्कर में इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार का जो तुर्की के साथ की जाने वाली जो संधि थी उसमें न्यायोचित जो व्यवहार किया गया था उसके लिए और पर्याप्त दबाव बनाने के उद्देश्य से भारत के मुस्लिमों ने, बहुसंख्यक वर्ग ने एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन का। इस आंदोलन के प्रमुख नेता में मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 की नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो नेहरू रिपोर्ट आपको अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कानपुर का लाल इमली उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का लाल इमली उद्योग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अभी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि उत्तर भारत मतलब भारत उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, हमने बताया था कानपुर। और मैनचेस्टर किस लिए, कपड़े के लिए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो लाल इमली उद्योग है वो कपड़े के लिए फेमस है। और कौन से कपड़े, ऊनी कपड़े के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। क्या है क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। क्या है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 90 से 110 डेसिबल। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 की अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो आपका आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपका अति लोकप्रिय सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा
इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस का आपका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो ये हो गए आपके 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। अगर आपने यहाँ तक स्कोर अच्छा कर लिया तो इस पेपर में नंबर आपके अच्छे आने की पूरी संभावना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इस सेक्शन में आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। क्या है पहला प्रश्न? उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनमें किसी 2 का हम खनिज संपदा का वर्णन करेंगे। ठीक है, बात करें सबसे पहले चूना पत्थर की। तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाज और बाबूहरी एवं रोहतास क्षेत्रों में आपका जो है चूना पत्थर पाया जाता है। और ये जो चूना पत्थर पाया जाता है काफी उच्च श्रेणी का पाया जाता है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले में चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों में उपलब्ध होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे खनिज संसाधन की, कोयला की। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का जो भंडार है उसकी दृष्टि से देश में 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो खनिज संपदा निकलती है उस मूल्य में लगभग 47% भाग जो है वो हमारे कोयले का है। अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में कोयला है वो आपके सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों से तथा सिंगरौली क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 2 खनिज संपदाओं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दे रखा है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सुरक्षा परिषद जो है वो क्या है, वो यूनाइटेड नेशंस का एक अंग होता है। और हमसे पूछा गया सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताने। तो सुरक्षा परिषद के बारे में हम जानते हैं क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का अंग होता है। इसका काम है विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना। तो इसके कार्य के लिए अगर हम बात करें कि सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जब कहीं भी अशांति के लिए खतरा हो तो इसकी बैठक, इसकी आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। और इसके जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, मतलब सुरक्षा यूनाइटेड नेशन में जितने भी जो राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं वो उसका निर्णय, सुरक्षा परिषद का निर्णय मानने के लिए बाध्य है। सुरक्षा परिषद का काम है कि पहले संबद्ध पक्षों में शांतिपूर्ण सहमति की अपील की जाती है। यदि लड़ाई शुरू हो जाती है तो युद्ध विराम करने की जितने भी संभव तरीके उन पर कार्य करती है। तनावग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, रक्षक सेना भी भेज सकती है शांति बनाए रखने के लिए। और इसके अलावा शांति स्थापना के लिए वो आर्थिक तरीके से प्रतिबंध भी लगा सकती है राष्ट्रों पे। अगर कोई राष्ट्र अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है तो सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की मदद से उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो इतना इनफ होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास दे रखा है, गैर सरकारी संगठन से क्या आशा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए अब हम क्या, हमसे कहा गया कि क्या होते हैं गैर सरकारी संगठन। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसे संगठन जिनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से कार्य करते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं। या हम कह सकते हैं कि एनजीओ एक ऐसे निजी संगठन होते हैं जो लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, निर्धनों के हित में तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पर्यावरण की रक्षा या बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, सामुदायिक विकास के लिए कार्य करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, वो भी अपने खुद के खर्चे पर। गवर्नमेंट से इनका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया कि हमें बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और पूना समझौता क्या था। तो देखिए पूना समझौता के बारे में अभी अभी आपको बताया था, क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और उस समय के जो अन्य हिंदू नेता थे जो सवर्ण, उन लोगों के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच में कुछ समझौते हुए थे, वो था आपका पूना समझौता। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों का एक आंदोलन था। इसमें क्या कहा गया था कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही बनाया जाना, मतलब जो नमक कानून का उल्लंघन कर था वो भी स्वयं बनाएंगे भारतीय। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया।
महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों को दुकान पर जाकर धरना देने लगी। और क्या गया, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उन्हें जलाया गया। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मौसम एवं जलवायु में अंतर बताइए। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है? तो बात करते हैं पहले मौसम की। मौसम क्या होता है? किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के मतलब किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय तक मौसम की दशाओं की औसत अवस्था होती है। मतलब किसी स्थान की जो जलवायु होती है लंबे समय तक जब उसकी मौसम की जो अवस्था है उसी तरीके से रहती तो उसका परिणाम होती है जलवायु। लेकिन जो जलवायु होती है वो किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम क्या होता है? किसी निश्चित स्थान पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनके प्रभाव के कारण जो मौसम में हमारे वातावरण में परिवर्तन आते हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। जलवायु क्या होती है? लगभग स्थायी रहती है। ये मौसम क्या होता है? मौसम समय समय पर बदलता रहता है। जैसे हम जानते हैं कि अभी जाड़े का सीजन है, थोड़े दिन में बरसात आती है, गर्मी भी आती है, हर तरीके के मौसम आते हैं। इसके बाद क्या, जलवायु एक स्थान पर एक ही प्रकार की होती है। जैसे कि हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, तो ये हर स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है। लेकिन जो मौसम होता है जो क्या होता है, एक ही स्थान पर प्रातः अलग अलग रूप में अलग अलग मौसम होता है। आप एक दिन में मौसम के अलग अलग प्रकार देख सकते हैं, तरीके देख सकते हैं। सुबह कुछ और मौसम होता है, दोपहर में थोड़ा अलग, शाम को अलग, तो मौसम में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास दे रखा है कि आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताइए। क्या है आतंकवाद, क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताने हैं। तो देखिए आतंकवाद क्या है? आतंकवाद सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे आतंकवाद से कि क्या होता है आतंकवाद। आतंकवाद एक तरीके से मतलब ऐसे लोगों का संगठन होता है, या कह सकते हैं कुछ सांप्रदायिक लोग जिनकी सोच और उनका जो कह सकते हैं कि अपने हितों के लिए वो दूसरे के अधिकारों को हनन करने के लिए दो लोगों की हत्या करने तक पर उतर आते हैं, या अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ समाज विरोधी गतिविधियां करने लगते हैं। ऐसी चीजें आपकी आतंकवाद के अंतर्गत होती है। अगर इन्हें दूर करने की बात करें तो सबसे पहला काम हो सकता है कि शिक्षा। लोगों को इतना शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो अच्छे बुरे और इन सब चीजों में फर्क कर सके। अगर हमने अपनी बातें मनवानी है गवर्नमेंट से तो इसके लिए और भी तरीके हैं, उनका प्रयोग करें, ना कि इन ऐसे तरीकों। आतंकवाद की गतिविधियों में रोक लगाने के लिए आपकी जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। जो अलग अलग देशों के द्वारा एक दूसरे देश पर जब ये काम किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, तब उनकी सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो सुरक्षा परिषद का हो जाता है, और उन चीजों पर सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1857 की क्रांति के कारण बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो इसकी बात करते हैं। 1857 की जो क्रांति थे उसके अलग अलग कारण हुआ करते थे। राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, और सामाजिक कारण के साथ साथ सैन्य कारण भी थे। राजनीतिक कारण की बात करें तो हमारे पास जो लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति आई, इसके तहत झांसी है, अवध है, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े राज्यों का विलय कर लिया गया। तो इससे वहां के जो शासक थे वो असंतुष्ट हो रहे थे। इसके अलावा जो आपका लखनऊ का था, उनको शासन के आधार पर लखनऊ का अवध का जो प्रांत था वो हड़प लिया था। अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो उनकी जो भूमि व्यवस्था थी वो काफी दोषपूर्ण थी, बेरोजगारी की काफी ज्यादा समस्या थी। धार्मिक कारण में देखें तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जा रहा था। जातिगत अपेक्षा थी, मतलब अंग्रेजों को और भारतीयों में अधिकारों में असमानताएं हो गई थी। अगर हम बात करें एक कारण और बना था, तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी युक्त कारतूस भारतीयों को, मतलब उनको जो कारतूस दिए गए उनसे ये कहा गया कि इसमें सुअर और मांस गाय की चर्बी है। तो ये कुछ तत्कालिक कारण थे। इसके अलावा सैन्य कारण भी था कि भारतीय जो लोग सेना में काम करते थे उन्हें कम वेतन मिलता था, उन्हें उच्च पदों की नौकरी नहीं दी जाती थी, और सेम काम के लिए या उससे कम काम के लिए अंग्रेजी व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो ये सब कारण थे जो 1857 की स्वतंत्रता के कारण बने। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा,
भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को बताइए। क्या है? भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को बताइए। तो भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण। तो क्या होता है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण का एक तरीके से हम ये समझते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या करते हैं, लोगों से एक देश के दूसरे देश के साथ जो संबंध कह सकते हैं एक तरीके से, या कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए जिस तरीके के संबंध स्थापित करते हैं उसको हम कहते हैं भूमंडलीकरण। और उसके हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव के लिए क्या फर्क पड़ता है भूमंडलीकरण कि आर्थिक समानता का वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक असमानता को दूर करना, विकासशील देशों को विकसित बनाना, आर्थिक समानता के कारण जो गरीबी से जूझते हुए देशों में आर्थिक सुधारों एवं सहायता के माध्यम से गरीबी को समाप्त करना, ये इनका आर्थिक प्रभाव रहता है वैश्वीकरण का। इसके अलावा तकनीकी है, शिक्षा है, जो देश ज्यादा डेवलप होते हैं वो दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। एक देश से दूसरे देश तक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है वो सारे प्रभाव इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो किए जाने प्रयास है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। जितने भी आपके स्टार्टिंग में आंदोलन चले हैं, जितने भी 1857 की क्रांति, सबसे पहला कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास, उसके बाद से फिर 1895 से लेके फिर बाद में आपके 1905 में स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद गांधी जी, जितने भी यहाँ के आंदोलन है ये सारे के सारे प्रयास है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर के मैदानों का उल्लेख कीजिए। क्या है? भारत में उत्तर के मैदानों का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर के मैदान का मतलब क्या है कि भारत का उत्तरी भाग। क्या है? भारत का उत्तरी भाग। तो उत्तर का जो भाग है भारत का, मतलब हिमालय से नीचे का उत्तरी पर्वतीय भाग है, उसे ही हम कह सकते हैं भारत का उत्तरी भाग। तो उस मैदान के बारे में बताना है। तो उस मैदान के अगर हम निर्माण की बात करें तो गंगा यमुना जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं उनके द्वारा उस मैदान का निर्माण हुआ, इसलिए वो मैदान है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है। और उस मैदान का मोस्टली जो पोर्शन है वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, जो गंगा नदी होती है वहां से पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो जाता है उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर से जो हमारा स्टार्ट होता है वो आ जाता है मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। तो उस मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ वो गंगा नदी और यमुना नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। और ये मैदान इस चक्कर में काफी ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वो नदी के किनारे ही ज्यादा सा पोर्शन उसका पड़ता है। तो ये हो गया आपके लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं 1 से लेके 44 तक के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। किस तरीके से इस पेपर में सारे क्वेश्चन आए थे आपने देखा होगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, वन वर्ड वाले भी लगभग जो थे काफी ज्यादा इजी थे। जो लघुत्तरी वाले प्रश्न थे वो थोड़े लेंदी थे, इसी प्रकार से ही आते हैं। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था वो समाप्त होता है यहीं पे। आपका 5वें पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको 6, 7 और 8 सारे वीडियोस के सोल्यूशन बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।